students, today our discussion is on JEE 12th standard प्रैक्टिस पेपर 2। पहला अपन ने सॉल्व किया था, आज प्रैक्टिस पेपर 2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ cos a plus cos b plus cos c equal to 0 and cos 3a plus cos 3b plus cos 3c equal to lambda times cos a cos b cos c, then lambda is with these four options. See how to do this. आपको दिया है, आपको गिवन दिया है cos a plus cos b plus cos c, cos a plus cos b plus cos c equal to 0. This is given to you. Call it is 1. अब एक रिजल्ट है, अपने को ये कंसेप्ट पे चल रहा है ये प्रॉब्लम, ये रिजल्ट यूज करेंगे। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर होता है तो हरदम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इट इज इक्वल टू 3abc होता है। ये कंसेप्ट है। तो देखो, a के जगह पे cos a रखेंगे, b के जगह पे cos b और c के जगह पे cos c, तो ये रिजल्ट से क्या होगा? cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 0, मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट बोलता है a क्यूब मतलब cos क्यूब a प्लस b क्यूब मतलब cos क्यूब b प्लस c क्यूब मतलब cos क्यूब c इक्वल टू 3abc मतलब 3 cos a cos b cos c। ये रिजल्ट अप्लाई करके लेट अस कॉल इट इज 2। देन ऑल्सो गिवन, और आपको ऐसा भी दिया है cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स cos a cos b cos c। दिस इज गिवन टू यू, सी इन द पेपर, इट इज गिवन टू यू। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करो? cos ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा यूज करो। मतलब cos ऑफ 3a क्या होगा? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3b क्या होगा? 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b। cos 3c क्या होगा? 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c। ये लेफ्ट साइड में वैल्यू रखो, ये है ना। तो अगर ये रखोगे तो ये स्टेप मिलेंगे आपको। 4 टाइम्स cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c माइनस 3 टाइम्स cos a प्लस cos b प्लस cos c। यहां तक इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है, और इज इक्वल टू के पहले cos ऑफ 3 थीटा वाला फॉर्मूला हमने लगाया। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट इट। राइट साइड लिखो, इज इक्वल टू लैम्डा cos a cos b cos c इक्वल टू लैम्डा cos a cos b cos c। तो व्हाट यू डू फ्रॉम 2, देखो 2 क्या बोलता है? cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c अगर होगा तो उसको 3 cos a cos b cos c लिख सकते। तो इसको लिखा हमने 4 टाइम्स 3 cos a cos b cos c फ्रॉम 2 माइनस 3 टाइम्स। अब 1 क्या बोलता है? 1 बोलता है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू 0 है, ये होगा माइनस 3 टाइम्स 0 इक्वल टू राइट साइड लैम्डा cos a cos b cos c। तो देखो, इससे आपको लैम्डा इक्वल टू 12 आंसर मिलेगा। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2, if A is a square matrix such that A into adjoint A equal to matrix 4 0 0 0 4 0 0 0 4, then 3 times determinant of adjoint A equal to पूछा है आपको। कंसेप्ट चलेगा ये दो फॉर्मूले लगेंगे हमको कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हमको लगेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, और वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए। तो ए क्या दिया है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो n की वैल्यू होगी 3, है ना। ए 3/3 मैट्रिक्स दिया है तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये प्रॉब्लम में क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा। ये ख्याल में रखो, ये कंसेप्ट है। नाउ कम टू द प्रॉब्लम। n इक्वल टू 2 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 3 है ना। n इक्वल टू 3 है क्योंकि a की ऑर्डर 3 है, तो a की ऑर्डर 3 है। यस यस, सॉरी, यहां चेंज करो आप, n इक्वल टू 3 होगा। n इक्वल टू 3 होगा, सही है। देन ए 3/3 ऑर्डर का है तो n इक्वल टू 3, इट इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए।
ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3. नाउ कम टू द प्रॉब्लम. ए इंटू एडजॉइंट ए ये दिया है आपको डिटर्मिनेंट 400040004. यू टेक 4 कॉमन, so it is 4 into 100010001. That is actually, and now compare it with a into adjoint a, compare it with determinant a into I. ये तो I मिला है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मिली 4. सही है. नाउ आपको पूछा है ये वैल्यू 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a, तो फॉर्मूला लगा दिया इसको. इट इज 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a रेस टू पावर n-1 और n की वैल्यू 3 है, तो इसलिए 3 इट इज 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट a रेस टू पावर 3-1. दैट इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4 है उसका स्क्वायर, तो आंसर हो गया 48. थर्ड प्रॉब्लम. लेट an be the nth term of gp of positive numbers. Let sigma a to n from n equal to 1 to 100 equal to alpha and sigma a to n minus 1 from n equal to 1 to 100 equal to beta such that alpha not equal to beta, then the common ratio is. ऐसा दिया है. देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आपको ये दिया है an इज द nth टर्म ऑफ जीपी. मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो इसका मतलब n अगर nth टर्म होगी तो पहली टर्म क्या होगी, a1 है ना. a1 इज द t1. बट मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं a1 को a लिखता हूं. सो लेट a1 या a बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो इज r. दिस इज नॉट अ गिवन, एक्चुअली दिया ही है, ये तो दिया ही है. तो एज्यूम लेट जो है ये कॉमन रेशियो के लिए, आपको कॉमन रेशियो पूछा है, तो ये जीपी है, तो लेट द कॉमन रेशियो भी r बोल दो. सही है. नाउ कंसिडर अल्फा विच इज सिग्मा a to n, a suffix to n from n equal to 1 to 100. टर्म्स लिख लो. n equal to 1 रखो तो a आया a2, n equal to 2 रखो तो a4, और n equal to 100 रखोगे तो a200. तो व्हाट इज सिग्मा a to n from n equal to 100? इट इज a2 plus a4 plus so on a198 plus a200. नाउ व्हाट इज a2? इट इज द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म क्या होता है, a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, तो सेकंड टर्म a2 क्या होगा, ar होगा. व्हाट इज a4? a4 होगा, क्योंकि an इज tn होता है ar रेस्ट टू n, a4 होगा ar क्यूब. सही है. तो ये क्या हो गया, जीपी हो गया. ये जीपी में फर्स्ट टर्म जो है वो है ar, कैपिटल ए मैंने नाम दिया इसके फर्स्ट टर्म को, वो है ar. और कॉमन रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ar को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मिलता है, तो कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर. और कितने टर्म्स की सम है ये, 100 टर्म्स की. सही है ना. ये 100 टर्म्स है, a2 to a200. तो एसएन यानी एस 100 मेरे को कैलकुलेट करना है फॉर एन इक्वल टू 100. तो एसएन का फॉर्मूला लगा दे जीपी का. इट इज ए इंटू फर्स्ट टर्म एज कैपिटल ए एंड आर इज द कॉमन रेशियो अगर होगा, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर. ए क्या है आपका, ए आर. सही है. ए है ए आर, ये लिखा. 1 माइनस आर क्या है आपका, आर है आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है. एन क्या है 100. तो इससे आपको ये मिलेगा ए आर टाइम्स 1 माइनस आर रेस टू 100 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. कॉल दिस इज 1. दिस इज योर अल्फा. सही है. नाउ कम टू द बीटा. बीटा दिया है आपको सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू 100 ऑफ ए टू एन माइनस 1. कुछ टर्म्स लिखो. एन इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आएगा a1, प्लस एन इक्वल टू 2 रखोगे तो ये आएगा a3 प्लस a5, अप टू 100 रखोगे तो लास्ट टर्म आएगी a199, उसके प्रीवियस आएगी a197. अब ये भी जीपी है क्योंकि a1 है मेरा a1 को कन्वीनियंस के लिए हमने a बोला. a3 क्या होता है एक्चुअली, ar स्क्वायर. सही है. तो ये जीपी होगा, है ना. तो ये कैसा जीपी होगा, इसका फर्स्ट टर्म जो है कैपिटल ए वो है a, और कॉमन रेशियो कैपिटल आर है आर स्क्वायर. इससे और ये एस 100 कैलकुलेट करना है, तो एस 100 क्या होगा, ए टाइम्स, है ना. फर्स्ट टर्म है ए, है ना. ए टाइम्स 1 माइनस आर रेस टू 100 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. ये कैलकुलेशन मिलेगा आपको बीटा के लिए. बाद में क्या करो, अल्फा अपॉन बीटा ले लो. ये अल्फा की वैल्यू है ना 1, ये अल्फा की वैल्यू 1, और अपॉन बीटा कर दो तो अल्फा अपॉन बीटा आपको मिलेगा आर. तो यही आंसर है. द कॉमन रेशियो इज अल्फा बाय बीटा. सो विल टेक ए break. Yes. So we continue our discussion. Example number 4. If the term free from x-axis in the expansion of root x minus k upon x square raised to power 10 is 405,
then the value of k is asked with these options. How to tackle? देखो आपको क्या दिया है कि एक्सपांशन दिया है रूट एक्स माइनस के बाय एक्स स्क्वायर रेज टू 100। जब ये एक्सपांशन फ्री होगा तब डेफिनेटली द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेंगी, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। तो सपोज ऐसा बोल दो के माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 10, सही है ना 10। ओके, दिस एक्सपांशन इज गिवन। वो क्या बोल रहा कि द लेट द टर्म फ्री या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑफ दिस एक्सपांशन लेट अस से टी आर प्लस 1 और दैट टर्म इज गिवन टू बी 405। ये आपको दिया है एंड दे आर आस्किंग यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कंसेप्ट ये है, इसमें कंसेप्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अगर a प्लस बी रेज टू पावर एन का एक्सपांशन अगर होगा तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता कि इसकी r प्लस 1 टर्म, जनरल टर्म जो रहती है टी आर प्लस 1 इज गिवन बाय एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। ये कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट से चलेंगे हम। इसको कंपेयर करो a प्लस बी रेज टू पावर एन, तो a मिलेगा आपको रूट एक्स, b मिलेगा माइनस के बाय एक्स स्क्वायर और n मतलब ये 10, तो ये होगा। नाउ राइट डाउन टी आर प्लस 1 फॉर्मूला। टी आर प्लस 1 क्या है, एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। तो n की वैल्यू क्या रहेंगी 10, राइट। r वैसा ही लिखो, कोई जनरल टर्म हम निकाल रहे हैं, हमको r निकालना है। a की वैल्यू है रूट एक्स और b की वैल्यू क्या है माइनस के बाय एक्स स्क्वायर, तो ये रखा टी आर प्लस 1 इज 10 सी आर, ए है रूट एक्स टू द पावर n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर और b रेज टू आर मतलब माइनस के बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर r, वेयर r इज अननोन क्योंकि टी आर प्लस 1 हमको निकालना है और हम बोलने वाले हैं कि दिस इज फ्री फ्रॉम x। सॉल्व इट। ये 10 सी आर हुआ, ये माइनस के रेज टू आर यहाँ पे ले लिया। अब x की पावर क्या होगी, ये होगा x रेज टू पावर 1/2 टू द पावर 10 माइनस आर, मतलब यहाँ पे होगा x टू द पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 और ये जो है नीचे 1 अपॉन एक्स रेज टू 2 आर, अगर वो ऊपर आता तो टोटल लॉज ऑफ इंडाइसिस से x की पावर क्या होगी 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2 आर, मतलब 10 माइनस आर अपॉन 2। यस, तो ये होगा, ये जो लिखोगे आप तो आपको मिलेगी x इक्वल टू 10 माइनस 5r बाई 2 कैलकुलेशन होगा आपका। देख लो यहाँ पे 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r, राइट। लेट मी, हाँ ये आपको कैलकुलेशन मिलेगा। देन नाउ दिस इज गिवन टू बी टी आर प्लस 1 इज फ्री फ्रॉम एक्स, तो फ्री फ्रॉम एक्स मतलब 10 माइनस 5r क्या होगा, 10 माइनस 5r बाई 2 क्या होगा 0 होगा। ये मुझे r इक्वल टू 2 देगा। जब r इक्वल टू 2 देगा तो ये टी आर प्लस 1 क्या बनेगा t3 विच इज इक्वल टू 10c2 माइनस के का स्क्वायर, सही है, और ये x रेज टू पावर 0 आएगा। नाउ दिस t3 इज गिवन टू बी 405, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसीलिए k की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस और माइनस 3। दिस इज द आंसर। ओके, ये एक बार कर लेते हैं, ऐसे तो कोई बराबर है x रेज टू, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली देखो x की पावर होगी 10 माइनस आर बाई 2 और नीचे x रेज टू 2r आएगा तो ऊपर क्या आएगा माइनस 2r आएगा, है ना, माइनस 2r। तो ये कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो x रेज टू पावर 10 माइनस आर माइनस 4r बाई 2, तो ये सही है ना, x रेज टू पावर 10 माइनस 5r बाई 2, ये कंफर्म हुआ यहाँ पे। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, इफ cos inverse alpha plus cos inverse beta plus cos inverse gamma equal to 3 pi, then alpha times beta plus beta times gamma plus gamma times alpha plus beta equal to कौन सी वैल्यू, ये पूछा। देखो कैसा करना है इसको। cos inverse alpha plus cos inverse beta plus cos square gamma equal to 3 pi is given to you, और ये आपको वैल्यू पूछा है ना। सबसे पहले देखो कि जब भी कोई इनवर्स फंक्शन होता कॉस इनवर्स थीटा, तो इसकी रेंज क्या होती 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। सो मैक्सिमम वैल्यू पाई होती, मिनिमम वैल्यू 0, ये रेंज है कोई भी कॉस इनवर्स ऑफ कोई भी एंगल की। तो इसलिए कॉस इनवर्स अल्फा जो है, कॉस इनवर्स अल्फा और कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स अल्फा भी 0 टू क्लोज इंटरवल 0 पाई में रहेगा।
कॉस इनवर्स बीटा या कॉस इनवर्स गामा भी वही इंटरवल में रहेगा। अब ये देखो, ये दिया है आपको cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। दिस इज गिवन टू यू। नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos इनवर्स अल्फा ये पाई वैल्यू लेगा तब। cos इनवर्स अल्फा पाई होना चाहिए, cos इनवर्स बीटा पाई होना चाहिए, cos इनवर्स गामा इक्वल टू पाई होना चाहिए। देखो, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ एनी एंगल ये मैक्सिमम वैल्यू पाई पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं होता है ना लिमिट। तो ये अगर दिया है 3 पाई तो ये लेगा पाई वैल्यू, क्योंकि पाई से ज्यादा वैल्यू नहीं लेता। ये पाई लेगा जब वैल्यू, ये पाई लेगा और ये पाई वैल्यू होगा तो ही 3 पाई होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई, cos इनवर्स बीटा इक्वल टू पाई एंड cos इनवर्स गामा इक्वल टू पाई, दैट इज दे आर इक्वल। अब ये सोचो, cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई तो अल्फा क्या होना चाहिए, इन्वर्ट कर लो। cos इनवर्स अल्फा अगर पाई होगा तो अल्फा होगा cos पाई। अल्फा cos पाई है तो cos पाई तो -1 होता, इसलिए अल्फा आएगा -1, बीटा आएगा -1 और गामा भी आएगा -1, क्योंकि cos स्क्वायर बीटा पाई है तो बीटा भी -1, cos स्क्वायर गामा पाई है इसलिए गामा इज ऑल्सो -1। अब बड़ा इजी है, अब जो फाइंड करना है आपको लिख लो। अल्फा टाइम जो भी है ना ये लिख लिया हमने, ये फाइंड करना है हमको। अल्फा टाइम्स बीटा प्लस बीटा टाइम्स गामा प्लस अल्फा प्लस गामा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। सब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 रख दो तो आंसर आपको 6 मिलेगा। दिस इज द आंसर। ओके, कम टू द एग्जाम्पल 6 विच इज ऑन लॉजिक, वेरी इजी। एग्जाम्पल 6 ऐसा है कि द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q इज। ये है प्रॉब्लम। देखो क्या दिया है, ये स्टेटमेंट है आपको, P इंप्लाइज निगेशन Q। सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड करो। तो इनवर्स कैसा होता है एक्चुअली, P इंप्लाइज निगेशन Q का इनवर्स होगा, लेफ्ट साइड का इनवर्स ले लो, निगेशन P इंप्लाइज वैसा ही रहेगा और ये राइट में जो एरो के राइट में उसका निगेशन ले लो। देखो, P इंप्लाइज निगेशन Q, इसका जब इनवर्स निकालना पड़ता तो इसका निगेशन लो यानी निगेशन P, ये एरो वैसा ही, और इसका निगेशन ले लो यानी निगेशन ऑफ निगेशन Q, ये हुआ इनवर्स। इसको सॉल्व करो, दैट इज निगेशन P इंप्लाइज, व्हाट इज निगेशन ऑफ निगेशन Q, इट इज Q, तो ये हुआ इनवर्स। अब आप तो ये स्टेटमेंट का इनवर्स ये हुआ और ये इनवर्स का अपने को कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस, जब ये इंप्लीकेशन रहता तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव ऐसा होता, निगेशन P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ Q, ये इंप्लाइज की साइन और बाद में निगेशन ऑफ निगेशन P, आपको पता है ये। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो निगेशन Q इंप्लाइज क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन P होता है P, तो ये आंसर होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा निगेशन Q इंप्लाइज P। दिस इज द आंसर। विल टेक ए ब्रेक। निगेशन Q implies P and फर्स्ट ऑप्शन है, राइट। वी विल टेक अ ब्रेक। सो वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन। एग्जाम्पल 7, इफ वेक्टर A इक्वल टू xi प्लस x माइनस 1j प्लस k वेक्टर k and वेक्टर b equal to x plus 1 unit vector I plus unit vector j plus a times unit vector k, always make an acute angle for all x belongs to R, then the least integral value of A is, with these options. How to do it? Yeah. Vector A is x unit vector I plus x minus 1 into unit vector j plus unit vector k. Vector B is x plus 1 times unit vector I plus unit vector j plus a times unit vector k. लीस्ट वैल्यू ऑफ ए हमको पूछा है और वो क्या बोल रहा कि ऑलवेज मेक एन एक्यूट एंगल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो दो वेक्टर है ए और बी का, उनका जो एंगल होगा वो ऑलवेज एक्यूट होगा। तो मैं बोलता हूं लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा कैसा देते, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया कॉस थीटा। अब अगर आपका थीटा अगर एक्यूट है
तो कॉस थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉस ऑफ एक्यूट एंगल थीटा व्हेन इट कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस थीटा इज 0। तो हमने कॉस थीटा लिखा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कॉस थीटा विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और एक्यूट होने के कारण दिस इज ग्रेटर देन 0। बाद में देखो कि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटीज है, मॉडुलस वेक्टर ए और मॉडुलस वेक्टर बी, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी से इसको, तो ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन 0, ये मिला। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप यहां से कैलकुलेट करो, व्हाट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आई के जो कोएफिशिएंट्स है, जे के जो कोएफिशिएंट्स है, के कोएफिशिएंट्स है, उनको उनके प्रोडक्ट करो और ऐड करो। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा x टाइम्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स a। तो ये लिखा हमने, ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0, मतलब x टाइम्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस a ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व किया तो ऐसा मिला, ये एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, और हमको ए की लिस्ट वैल्यू पूछी है, तो क्लियरली ए, हाँ ओके, तो ये हो गया राइट। इसके बाद नाउ एक कंसेप्ट अब यूज करेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ, अब ये सॉल्व कैसा करना, बेसिक कंसेप्ट कहता है, ये कंसेप्ट है, ये इफ द एक्सप्रेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, so this is always greater than 0, it is greater than 0 for all x belongs to R if a greater than 0 चाहिए, एंड इसका जो डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दिस इज द कंसेप्ट आई एम यूजिंग, सही है। तो देखो अभी क्या दिया है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 दिया है आपको, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 दिया है तो दो चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो क्लियरली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए, सही है ना, ये नहीं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर जो ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और दूसरी कंडीशन होना चाहिए डेल्टा विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 यहाँ पे। तो व्हाट इज बी स्क्वायर, देखो अगर ए बोल रहे हैं सपोज, तो ए होगा 1, बी होगा 2 और सी क्या होगा a माइनस 2, तो बी स्क्वायर डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, है ना, लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ 4 माइनस, ये ओपन कर दो, 4 माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 0, ये आपको देगा a ग्रेटर देन 2, सो a ग्रेटर देन 2, सो दिस इज द आंसर। तो 7 का जो ऑप्शन है a ग्रेटर देन 2, तो अब लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज a ग्रेटर देन 2, तो a ग्रेटर देन 2 कौन सी लिस्ट वैल्यू होगी, 3 होगी, क्योंकि a तो मेरा 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर इमीडिएट इंटीजर कौन मिलने वाला है, 3, तो ऑप्शन रहेगा 1, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 3 आंसर रहेगा इसका, a ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ऑप्शन रहेगा 1, उसका जो है ये ऑप्शन रहेगा आंसर इसका, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, the distance of the point 1 0 minus 3 from the plane x minus y minus z equal to 9 measured parallel to the line x minus 2 upon 2 equal to y plus 2 upon 3 equal to z minus 6 upon minus 6 is with these options. How to do it? देखो आपको क्या बोला है, आपको क्या दिया है कि ये प्लेन दिया है ना, इसका इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9, दिस इज गिवन। दूसरी बात आपको एक लाइन है, गिवन लाइन ये l, उसका इक्वेशन है x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 1, इसको हमने बोला इक्वेशन 2, सही है ना, ये लाइन है ओके, जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 6 है, करेक्ट है, ये सेकंड लाइन है, तो ये लिखा हमने। और बाद में क्या बोल रहे हैं, देखो क्या पूछ रहा है आपको, ये प्लेन है विद दिस इक्वेशन 1, ये लाइन है विद दिस इक्वेशन 2, दिस इज गिवन टू यू, है ना। अब ये अप्रोक्सीमेटली हमने लाइन ड्रॉ किया कि ये लाइन है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि ये पॉइंट दिया है आपको 1 0 माइनस 3, लेट अस कॉल दैट पॉइंट एज ए, तो
वो क्या पूछ रहे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द प्लेन। ये पॉइंट ए जो है ना उसका डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन पूछ रहे, बट कैसा डिस्टेंस, इट इज दैट डिस्टेंस ये मेजर्ड पैरेलल टू द गिवन लाइन। यानी आपको ये पूछ रहे ये पॉइंट है, ये पॉइंट से आप ये गिवन लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और सपोज वो लाइन ये प्लेन को इंटरसेक्ट होती है पी पे, तो ये पूछ रहे एपी क्या है। व्हाट इज एपी एक्चुअली, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन विच इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन टू। एक्चुअली ए के दो डिस्टेंस होते, एक तो ये पैरेलल टू द लाइन और दूसरा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट वो पूछा नहीं अपने को। तो देखो ऐसा कैसा कैसा लिखते हैं, ये एपी पैरेलल टू लाइन एल है। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल then their direction ratios are equal. What are the direction ratios of this line? 2, 3, -6. Okay, तो इसीलिए AP के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 2, 3, -6। और AP लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही, 1, 0, -3। तो ये AP लाइन पॉइंट 1, 0, -3 से पास हो रही और उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -6 है। सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ AP। ये लिखा है हमने, देखो, to find the distance of a 1, 0, -3 from the plane measured parallel to the line 2। सही है, line AP, yes AP parallel to the line 2, therefore their direction ratios are same। now line AP passes through a 1, 0, -3, AP जो है 1, 0, -3 से पास हो रही, and its direction ratios are 2, 3, -6, 2, 3, -6। इसलिए इक्वेशन ऑफ AP क्या होगा, x minus x coordinate of a point by 2 equal to y minus y coordinate of a point by 3 equal to z minus of -3, मतलब z plus 3 अपॉन -6 है ना। ये डायरेक्शन को साइन से इसको बोल दो r से। तो इसलिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2r plus 1, y की वैल्यू मिलेगी 3r एंड z की मिलेगी -6r -3। ये वैल्यू लिखी है हमने। नाउ व्हाट इज p एक्चुअली, P हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, तो P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, और इन टर्म्स ऑफ R क्या होगा, P हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, या P हैज कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू रख दो 2r + 1, y की वैल्यू 3r एंड z इक्वल टू -6r -3। तो P के R में ऐसे टाइप के होंगे। अब देखो P XYZ लाइज ऑन ए प्लेन, ये लाइन हमने ऐसे ले लिया है कि P इज द पॉइंट ऑन द कर्व, क्योंकि AP इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन। तो P लाइज ऑन द प्लेन, इसलिए इट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन है x - y - z इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू रखो, वो है 2r + 1, माइनस y की वैल्यू है 3r, माइनस z की वैल्यू -6r -3 इक्वल टू 9। ये मुझे r इक्वल टू 1 देगा, और जब r इक्वल टू 1 देगा तो P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे मुझे 3, 3, 9। क्योंकि अगर मैं r इक्वल टू 1 रखता हूं तो x मिलेगा 3, यानी P का x कोऑर्डिनेट मिलेगा 3, y कोऑर्डिनेट और z भी आप 3 और 9 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए P के कोऑर्डिनेट मिले। नाउ नोट दैट A के कोऑर्डिनेट पता है हमको, P के कोऑर्डिनेट फाइंड के, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो AP, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस AP। डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा, AP इक्वल टू आपका आंसर आएगा 7। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर। वी टेक ए ब्रेक। Let us continue our discussion. Example 9. Let f of x plus y equal to fx into fy for all x and y, and f1 equal to 2. If in triangle ABC A equal to f3, B equal to f1 plus f3, and C equal to f2 plus f3, then 2A is equal to, with these options, C, 2C, 3C, 4C. See how to do this. देखो आपको ये दिया है f of x plus y is equal to fx into fy for all xy belongs to R। f1 की वैल्यू दी है 2, और इन ट्रायंगल ABC A is f3, B is f1 plus f3 and C is f2 plus f3। आपको पता है इन ट्रायंगल ABC में स्मॉल a क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड BC, स्मॉल b क्या होता है,
लेंथ ऑफ साइड ए सी एंड स्मॉल सी क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड ए बी, सही है ना। देन 2a इज इक्वल टू पूछा है, कैपिटल ए मतलब एंगल ए। नाउ सी, अब ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अगर होता तो एफ एक्स ये जरूर सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, एफ एक्स और के हमको फाइंड करना है डेफिनेटली यहाँ पे, तो के रेस टू एक्स, देखो एफ एक्स अगर के रेस टू एक्स अगर रखते तो ये मैच होता क्या, कि लेफ्ट साइड क्या होगी, अगर एफ एक्स मेरा के रेस टू एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, के रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, यानी लेफ्ट साइड क्या हुई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। लॉज ऑफ इंडाइसेस से क्या होगा वो, के रेस टू एक्स इंटू के रेस टू वाई, और के रेस टू एक्स मतलब एफ एक्स और के रेस टू वाई मतलब क्या होगा, एफ वाई। तो ये हरदम ख्याल में रखो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई अगर होगा तो एफ एक्स इक्वल टू के रेस टू एक्स होता है, वेयर के इज कांस्टेंट, जो आपको फाइंड करना है ये केस में अभी। नाउ यूज f1 इज 2, ओके। नाउ एफ एक्स इज के रेस टू एक्स है तो f1 क्या होगा, f1 होगा, f1 2 दिया है ना, तो f1 क्या होता, बेसिकली f1 होता k रेस टू 1, तो f1 हुआ k रेस टू 1 इक्वल टू 2, मतलब k की वैल्यू 2 मिली, तो ये 2 फाइंड k में k की वैल्यू 2 मिली, मतलब fx क्या होगा आपका 2 रेस टू पावर x। नो, अगर fx अगर 2 रेस टू x है तो a की वैल्यू मिलेगी आपको, a है आपका f3, तो f3 क्या होता है 2 क्यूब यानी 8, b होता है f1 प्लस f3 कैन बी कैलकुलेटेड एज 10, c is f2 plus f3 can be calculated as 12, s is the semi perimeter, ये लगेगा हमको a plus b plus c by 2, तो ये होता है s, कैन बी कैलकुलेटेड, ये क्या होगा 15 होगा ना, a plus b plus c कितना होता है 30 होता है, तो s कितना होगा डेफिनेटली 15 होगा, कोई बात नहीं। अब क्या करो, ये cos a by 2 निकालो, आपके पास फॉर्मूला है cos ऑफ a by 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर टाइम्स एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये सब वैल्यूज हमारे पास में है, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 15 होती है ना, एस क्या होता है 15 होता है, ये होता है 15। ये जो वैल्यू रखोगे cos a by 2 यहाँ पे, तो आपका कैलकुलेशन आएगा √7/8, बाद में cos a कैलकुलेट करो, हाफ एंगल फॉर्मूले, व्हाट इज cos a विच इज 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, अब cos a by t की वैल्यू √7/8 है, इससे कैलकुलेट करो cos a की वैल्यू 3/4, cos ऑफ 2a की वैल्यू कैलकुलेट करो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos a की वैल्यू हमको मिली है 3/4, ये कैलकुलेशन होगा 1/8। जैसा आपने cos a निकाला, कहाँ निकाला ये cos a, ये फॉर्मूला लेके, तो वैसा ही cos c निकालो, कैलकुलेट cos c क्या होगा, जैसा cos a निकाला वैसा ही cos c, यानी cos c by 2 निकालना पड़ेगा और बाद में cos c निकालना पड़ेगा। जैसा देखो cos a कैसा निकाला, cos a by 2 निकाला और बाद में cos a निकाला, वैसे cos c अगर चाहिए तो cos c by 2, व्हाट इज cos c by 2 एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ जो भी फॉर्मूला होगा ना c by 2 में, cos c by 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ s टाइम्स एस माइनस सी होगा स्मॉल सी अपॉन ए बी होगा यहाँ पे, तो आपको 1/8 कैलकुलेट आप करोगे और बाद में क्या करो, देयरफॉर अब यहाँ पे देखो cos 2a की वैल्यू 1/8 और cos c की वैल्यू भी 1/8, इसलिए मैं बोलूंगा cos 2a इक्वल टू cos c, सही है ना, तो इसीलिए c एंगल मस्ट बी इक्वल टू 2a, सो दिस इज द ऑप्शन c इक्वल टू 2a। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10, consider the following relations. R is a set of ordered pair xy such that x comma y are real numbers and x equal to wy for some rational number w, and s c is 2a, ये सही है ना, ये ऑप्शन 2a is equal to c, तो ऑप्शन 1 आएगा ना, c इक्वल टू 2a मतलब क्या होगा, यह आंसर आएगा 1 सी, 2a की वैल्यू पूछिए c, तो ये तो आ गया ना हमारा 2a इक्वल टू c आया, तो ऑप्शन 1 रहेगा, सही है ना, ओके करेक्ट है। सो वी डिस्कस एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में ये सेट दिया है r
It is a set of ordered pair xy such that x, y are real numbers and x equal to wy for some rational number w. और एस से दिया है ऑर्डर्ड पेयर एम बाय एन पी बाई क्यू सच दैट एम एन पी एंड क्यू आर इंटीजर सच दैट एन इंटू क्यू एन कॉमा क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्यू एम इक्वल टू एन पी. देन अभी ये ऑप्शन में ये पूछ रहे कि आर ये इक्वेलेंस रिलेशन है कि नहीं एंड एस इक्वेलेंस रिलेशन है कि नहीं. अगर ये टेस्ट अगर करते हो तो ये ऑप्शन से प्रॉपर आंसर मिलेगा आपको. तो आप सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि आर अपना इक्वेलेंस रिलेशन है कि नहीं. नाउ दिस इज आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई इज अ रियल नंबर एंड एक्स इक्वल टू डब्ल्यू वाई फॉर सम रैशनल नंबर डब्ल्यू. रैशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. अब देखो ये सिमेट्रिक है नहीं, क्योंकि देखो ऑर्डर्ड पेयर 0 1 बिलोंग्स टू आर बट उसका रिवर्स यानी ऑर्डर्ड पेयर 1 0 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सिमेट्रिक है नहीं. हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्योंकि देखो ये 0 एक्स वाई कब होता है बिलोंग टू आर में, एक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई वेयर डब्ल्यू इज रैशनल नंबर. अब देखो 0 1 बिलोंग्स टू आर होता है क्या, क्योंकि 0 इज इक्वल टू W इंटू 1. अगर मैं W इक्वल टू 0 सिलेक्ट करता हूं तो 0 इक्वल टू W इंटू 1 मिला मेरे को, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर 0 1 बिलोंग्स टू आर. बट ऑर्डर पेयर 1 0 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर मैं 1 लिखता हूं तो इट इज इक्वल टू W इंटू 0 में लिखता हूं तो कोई भी रैशनल नंबर W के लिए ट्रू नहीं होता. देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, और जब आर सिमेट्रिक है नहीं देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. What about S? Ordered pair m upon n, ordered pair m upon n, comma p by q. ये इंटीजर्स है m n p q, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है m q इक्वल टू n p होना चाहिए. तो ये जो रिलेशन है ये इक्वेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कैसा होगा. तो लेट अस टेक रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर, ये इंटीजर है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. सही है ना. तो लेट अस टेक m बाय n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. अब आपको शो क्या करना है, आई हैव टू शो ऑर्डर्ड पेयर m बाय n बिलोंग्स टू ये रिलेशन एस. तो ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये mn इक्वल टू mn, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू mn होता है, इसलिए आई कैन टेक ऑर्डर्ड पेयर m बाय n बिलोंग्स टू एस. देयरफॉर एस इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक होता है क्या, लेट ऑर्डर्ड पेयर m बाय n p बाय q बिलोंग्स टू s. तो मुझे शो करना है ऑर्डर्ड पेयर p बाय q m बाय n बिलोंग्स टू s होता है क्या. अगर ये बिलोंग्स टू s होता तो ये क्रॉस प्रोडक्ट mq इक्वल टू np होगा. तो इसका मतलब मैं np pn इक्वल टू mq लिख सकता हूं. इसका मतलब p बाय q ऑर्डर्ड पेयर p अपॉन q कॉमा m बाय n बिलोंग्स टू s, क्योंकि pn इक्वल टू qm यहाँ पे मिला है मुझे. देयरफॉर एस इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव मतलब m बाय n कॉमा p बाय q बिलोंग्स टू s ऑर्डर पेयर p बाय q यहाँ खत्म हुए ऑर्डर पेयर, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ. p बाय q कॉमा r बाय t बिलोंग्स टू s. आई वॉन्ट टू शो ट्रांजिटिविटी के लिए m बाय n कॉमा r बाय t बिलोंग्स टू s और नॉट. नाउ सी m बाय n कॉमा p बाय q बिलोंग्स टू s मतलब mq इक्वल टू np हुआ, ये लिखा हमने mq इक्वल टू np. p बाई क्यू कॉमा आर बाई टी बिलोंग्स टू एस ऑर्डर पेयर मतलब p2 इक्वल टू क्यू आर होगा. सही है. अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ पे देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो इसका मतलब एम क्यू इंटू पी टी इज इक्वल टू एन पी इंटू आर क्यू. तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं एम क्यू इंटू पी टी इज एन पी इंटू आर क्यू. तो ये पी क्यू कैंसिल होके एम टी इक्वल टू एन आर मिलेगा. तो ये जरूर हमको बताएगा कि ऑर्डर पेयर एम बाय एन कॉमा आर बाई टी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एम टी इक्वल टू एन आर हम शो कर चुके हैं. देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. इसलिए आपका जो आर है आर एस देयरफॉर हियर एस नॉट आर, देयरफॉर एस इज ट्रांजिटिव. तो एस आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. देयरफॉर एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. एस इज इक्विवेलेंस. तो आर नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इक्विवेलेंस, आर नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन and S equivalence relation. तो choose the proper option, equivalence relation.
So what is the option then? R जो है नहीं, तो AC is equivalence relation, yes, but R is not equivalence relation. So the option is 2. 10वें का second option है. We'll take a break. So we continue our discussion. Example number 11. A bag contains 2n plus 1 coins. It is known that n of these coins have a head on both sides, whereas the rest of the coins are fair. A coin is picked up at random from the bag and is tossed. If the probability that the results in a head is (31 by 42), then the value of n is. ये ऑप्शन है. समझ लो क्या दिया है. एक्चुअली आपके पास में 2n plus 1 कॉइन्स है, सही है ना, टोटल कॉइन्स. अब उसमें दो कैटेगरीज वाले हैं. एक जो है इसमें से जो n जो कॉइन्स है, तो वो मैं बोलूंगा अनफेयर मतलब कैसे कॉइन्स है, दोनों भी बाजू में हेड्स है, हेड्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, इसलिए वो कॉइन बनी अनफेयर. और वो ऐसी n कॉइन्स है. तो n कॉइन्स है तो फेयर कॉइन्स कितनी होगी, एंड ए नॉर्मल कॉइन बोथ हेड एंड टेल आगे पीछे n plus 1 कॉइन्स. इनकी सम देख लो, n plus 1 क्या होता, 2n plus 1. तो 2n plus 1 कॉइन्स है, n कॉइन्स आर अनफेयर एंड n plus 1 कॉइन्स आर फेयर. अब क्या ये दिया है आपको. सपोज इवेंट इज द अनफेयर कॉइन इज सिलेक्टेड. वो क्या बोलता है इसके बाद में कि 2n plus 1 कॉइन से आपने एक कॉइन सिलेक्ट किया, तो एक तो आप इवन सिलेक्ट करोगे, नहीं तो E2, एक तो फेयर कॉइन सिलेक्ट करोगे या अनफेयर. सी लेट इवेंट एज अनफेयर कॉइन इज सिलेक्टेड, इवेंट E2 एज फेयर कॉइन इज सिलेक्टेड, एंड H stands for टॉस रिजल्ट इज हेड. तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे कि ये जो 2n plus 1 कॉइन्स है उसमें से एक कॉइन सिलेक्ट किया, ओके, और तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इन हेड या इज हेड, है ना. तो PH पूछ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग. तो एक तो वो जो सिलेक्ट किया ना आपने कॉइन, तो एक तो इवन कॉइन सिलेक्ट किया होगा और उससे हेड आया होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन H या यूनियन या प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी, या ऐसा हो सकता कि E2 आपने सिलेक्ट किए होंगी, एक कॉइन इससे E2 सिलेक्ट की होंगी. E2 मतलब E2 मतलब फेयर कॉइन सिलेक्ट की होंगी और हेड आया होगा. तो ये समझ लो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन 2n plus 1 टोटल कॉइन से एक कॉइन सिलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमको चाहिए. तो एक तो इवन फेयर कॉइन ले, इवन मतलब अनफेयर कॉइन लेके सिलेक्ट करके हेड आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, या फेयर कॉइन लेके हेड आया होगा. नाउ अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल. Probability of even conditional H is P(E1) into PH conditional E1, and probability of E2 intersection H is P(E2) into PH conditional E2. Now what is probability of unfair coin is selected? Total coins है 2n plus 1, right? और उसमें से unfair coins है n, है ना, unfair coins है n. तो P1 हो गया n upon 2n plus 1. अच्छा, ये जो अनफेयर कॉइन है वो दोनों भी तरफ हेड से उसके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अंडर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H कंडीशनल E1, तो E1 के दोनों भी बाजू में अगर हेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आने वाली है, 1, सही है, प्लस PE2. अगर आप E2 सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएंगे, टोटल कॉइन है 2n plus 1 और उसमें से फेयर कॉइन E2 है n plus 1, तो PE2 होगा n plus 1 upon 2n plus 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H कंडीशनल E2, सही है ना, ये E2 कैंसिल हो गया ना ऐसा.
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज कंडीशनल E2 क्या होता है कि E2 इज सिलेक्टेड, E2 मतलब फेयर कॉइन है, नॉर्मल कॉइन है, तो हेड और टेल आगे पीछे है, एंड हेड इज सिलेक्टेड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हेड इन अ नॉर्मल फेयर कॉइन E2 इज 1/2, एंड दिस हेड प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 31/42. तो ये कैलकुलेशन करके n इक्वल टू 10 मिलेगा. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 12. The lines p times p square plus 1x minus y plus q equal to 0 and p square plus 1 whole square x plus p square 1 times y plus 2q equal to 0 are perpendicular to a common line for. इसका आंसर आने वाला है exactly one value of p. समझ लो कैसा है. दी लाइन्स, ये पहली लाइन दिया है p टाइम्स पी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स x माइनस वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0. लेट अस कॉल दिस लाइन एज 1. एंड सेकंड लाइन इज p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस p स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y प्लस 2q इक्वल टू 0. ये सेकंड लाइन. नो दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन लाइन है, यानी एखादी लाइन होगी थर्ड लाइन, ये वो थर्ड लाइन को ये दोनों भी परपेंडिकुलर है. अगर ये दो लाइन ये कॉमन लाइन को परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये दो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी. देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और जब दो लाइन अगर ये पैरेलल होगी तो इनका स्लोप्स क्या होगा, इक्वल होगा. इस ये लाइन का स्लोप क्या होता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लाइन होगी तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होता, माइनस ए बाई बी, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई. तो स्लोप ऑफ लाइन 1 होगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2. ये होगा माइनस पी टाइम्स पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1. ये कैलकुलेशन से मिलेगा p इक्वल टू -1. क्योंकि देखो पी स्क्वायर प्लस 1 एक इससे कैंसिल होगा, एक पी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, उससे ये भी डिवाइड करके पी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको p इक्वल टू -1 मिलेगा. देन क्वेश्चन 13. इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ऑन द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 2, 3 इज. देखो एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऑप्शंस दिए हैं और इसका जो आंसर है वो है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13y इक्वल टू 0. सी हाउ टू डू दिस. ये सर्कल दिया है, ये सर्कल के बारे में बोल रहा है कि सेंटर ऑन y एक्सिस. तो लेट p बी द सेंटर, तो सेंटर ऑन y एक्सिस है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. तो लेट द सेंटर बी p0k, p0k बी द सेंटर वेयर वी हैव टू फाइंड k. ऐसा दिया है. तो and this circle is passing through say A23 and O00, origin ऐसा दिया है. Can you find the value of k? डिस्टेंस फार्मूला लगा दो. PA डिस्टेंस इक्वल टू PO डिस्टेंस है ना, PA इक्वल टू PO. तो इससे आपको डिस्टेंस फार्मूला से मिलेगा k इक्वल टू 13/6. k इक्वल टू 13/6 अगर होगा तो p के कोऑर्डिनेट मिले आपको. p के कोऑर्डिनेट क्या मिले, 0, 13/6. बाद में रेडियस क्या होगी, रेडियस फाइंड करो. रेडियस इज पी ए और पी के कोऑर्डिनेट आपको पता चले तो रेडियस पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, इट इज ऑल्सो 13/6. के की वैल्यू जो है वो ही रेडियस आएगी. अब देखो ये सर्कल का सेंटर मिला आपको क्योंकि के की वैल्यू पता है, एंड रेडियस पी ए भी आपको मिला है 13/6. तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म से बड़े आराम से आप इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. Therefore, equation of circle with center P 0, 13/6 and radius 13/6 is x minus 0 whole square plus y minus 13/6 whole square equal to 13/6 whole square. यह ऐसा किया हमने. P h k and radius is r. Center radius form क्या होता, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Solve करने के बाद में 3x square plus 3y square minus 13y equal to 0 is the आंसर. सो आफ्टर दिस ये आंसर होगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13y इक्वल टू 0, ऑप्शन 4. सो वी विल टेक ए ब्रेक. सो आवर डिस्कशन इज ऑन JEE राउंड 2, प्रैक्टिस पेपर राउंड 2.
I am discussing example 14. Example 14 is the area of triangle formed by tangents and the chord of contact from 3, 4 to y square equal to 2x is with these options. Now see what is given to you. Explanation. आपको क्या दिया है कि ये पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो ये पैराबोला है, सही है. उसके बाद में ये एक पॉइंट दिया है P, नाम देता हूं उसको, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4 वाला पॉइंट दिया है. उसके बाद में ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टैंजेंट्स, यानी 3, 4 जो पॉइंट है ये P, वहां से दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते. एक टैंजेंट है PA और दूसरी टैंजेंट है PB, सही है. तो ये दो साइड एंड area of triangle formed by tangents and the chord of contact from 3, 4. देखो ये P3, 4 है, उससे एक PA टेंजेंट निकाला और दूसरा PB टेंजेंट निकाला, तो ये जो कॉर्ड AB होता है इसको बोलते कॉर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम P. दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ AB. सेगमेंट AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P3, 4. तो अब ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक टैंजेंट PA साइड, दूसरी टैंजेंट PB साइड और तीसरी कॉर्ड AB साइड. तो ये ट्रायंगल की आपको एरिया पूछ रहे. नाउ लेट अस कॉल P एज 3, 4. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A are x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B are x2, y2. इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 2x. इसको 4ax में लिखो, इट इज 4 टाइम्स 1/2x, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको हाफ. अब ज्योमेट्री ऐसी कहती है कि ये जो कॉर्ड AB है उसका इक्वेशन क्या होता. AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम P3, 4. 3, 4 को अगर हमने HK अगर बोल दिया, ये 3, 4 के कोऑर्डिनेट को HK बोल दिया, तो इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय KY माइनस 2a टाइम्स x प्लस h इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होता है कॉर्ड AB का. तो हम लिखेंगे KY, तो K की वैल्यू क्या है, देखो K की वैल्यू है 4 और H की वैल्यू 3 है, सही है. तो K की वैल्यू 4, तो ये होगा 4y इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू हाफ, तो 2a की वैल्यू 1, तो 2a की वैल्यू 1, x एज इट इज. h की वैल्यू h इक्वल टू 3 है ना, तो h इक्वल टू 3 यहां पे रखा. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB विल बी x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0. यानी ये जो कॉर्ड है AB, इसका इक्वेशन हमको मिल गया. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B. ये A एंड B एक तो कॉर्ड AB पे भी है और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x पे भी है. तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, सॉल्व देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली. तो मैं लिखूंगा फॉर A एंड B कोऑर्डिनेट्स वी सॉल्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x पैराबोला एंड x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, जो कॉर्ड AB का इक्वेशन है. यस, साइमल्टेनियसली. अगर ये आप सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, तो पुट x इक्वल टू 4y माइनस 3 हियर, सही है. तो आपको y के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 2. तो दो y को, एक y कोऑर्डिनेट A का रहेगा 4 प्लस रूट 10, दूसरा रहेगा B का, और ओ y कोऑर्डिनेट से करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लो. तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एज 13 प्लस 4 रूट 10, 4 प्लस रूट 10, एंड B के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 13 माइनस 4 रूट 10, कॉमा 4 माइनस रूट 10. नाउ देखो ये जो ट्रायंगल PAB है, P के कोऑर्डिनेट 3, 4 पता है, A के कैलकुलेट किए हमने कोऑर्डिनेट, B के कैलकुलेट किए हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगी, हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट चैप्टर में ये फॉर्मूला है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, hk 1. क्योंकि देखो A के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिए, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये h और ये k. तो ये होगा एरिया. और ये आता है निगेटिव में आता है, एक्चुअली ये माइनस 10 रूट 10 आता, बट एरिया का भी निगेटिव नहीं रहता, इसलिए ये है मॉड ऑफ, ये डिटर्मिनेंट है, बट ये मॉड ऑफ माइनस 10 रूट 10 विच इज इक्वल टू 10 रूट 10. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 15.
एक्स स्क्वायर अपॉन एफ 4a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 1 represents an ellipse with major axis as y-axis and f is decreasing function positive for all a, then a belongs to a कहाँ होगा? देखो क्या दिया है इसमें, आपको एक इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ 4a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 1, ये इलिप्स दिया है आपको। यानी ये कैसे टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये बोल रहा है कि ये इलिप्स का मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये बी स्क्वायर है ना, एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर होगा एफ ऑफ 4a, तो एज मेजर एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस, इसका मतलब बी स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 4a, तो ये लिख रहा मैं, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, देयरफॉर एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 4a। अब एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है, तो एफ अगर डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब क्या होता, अगर एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन एफ ऑफ 4a है और एफ अगर डिक्रीजिंग है तो ए स्क्वायर माइनस 5 मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन 4a। ए स्क्वायर माइनस 5 जो है ये उल्टी हो जाएंगे साइन, लेस देन 4a, तो ये होगा ये सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस 4 इधर ट्रांसफर माइनस 5 लेस देन 0, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर माइनस 4a में ऐड क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, ऐड 4 एंड सब्ट्रैक्ट 4, तो ये होगा a माइनस 2 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट 4 किया तो ये माइनस नहीं आता, तो a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 0। इसके फैक्टर्स निकाले आपने, इसके फैक्टर्स है a प्लस 1 a माइनस 5 लेस देन 0, इसको नंबर लाइन पे रखो, ये माइनस 1 और 5 पॉजिटिव माइनस प्लस ऐसा करके, तो निगेटिव कहाँ आ रहा, ओपन इंटरवल -1 5 में, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 5, दिस इज द आंसर। उसके बाद में सो विल टेक उसके बाद में एक एग्जांपल लेंगे अपन 18th, बाद में देखेंगे 16th। ओके, विल कंटिन्यू इट। एग्जांपल 18, क्वेश्चन 18, we'll discuss question 18. Integral 2x raised to 12 plus 5x raised to 9 upon 1 plus x cube plus x raised to power 5 whole cube dx equal to, ये पूछा है आपको, how to do it। तो लिखा हमने प्रॉब्लम है ना, उसको नाम दिया है, न्यूमरेटर में x raised to 9 कॉमन ले लो, तो ये आएगा x raised to 9 टाइम्स 2x क्यूब प्लस 5 dx, है ना, dx ऊपर भी होना चाहिए, ओके, dx होना चाहिए ऊपर। अब x raised to इसके बाद में है ना, अब जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर होल क्यूब, तो यहां से एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लो। अब एक्स रेज़ टू पावर 5 अगर कॉमन लिया तो वो, और पावर क्यूब है तो एक्स रेज़ टू पावर 5 बाहर क्या होके जाएगा, एक्स रेज़ टू 15, तो ये आएगा एक्स रेज़ टू 15। ये कैसा आया, ये 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 में एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लिया, इसलिए ये हर एक टर्म को एक्स रेज़ टू पावर 5 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 5 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज़ टू 5 मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 5 अपॉन एक्स रेज़ टू 5 मतलब 1 होल क्यूब, ऐसा आया। व्हाट इज एक्स रेज़ टू 9 अपॉन एक्स रेज़ टू 15, इट इज एक्स रेज़ टू पावर -6 टाइम्स 2x क्यूब प्लस 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू -2 1 प्लस एक्स रेज़ टू -2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -5 होल क्यूब आएगा ये, दिस इज एक्चुअली होल क्यूब, सही है। तो इसमें अभी x रेज़ टू -6 अंदर ले लो, तो ये आएगा 5x रेज़ टू -6 प्लस 2x रेज़ टू -3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू -5 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -5 होल क्यूब आएगा, सही है। नाउ पुट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -2 प्लस एक्स रेज़ टू -5 एज t, तो न्यूमरेटर आएगा दिस टाइम्स ds, 5x रेज़ टू -6 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3 ds dt बनेगा, तो I विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रल dt अपॉन t क्यूब। तो ये सॉल्व करोगे आप और फिर t की वैल्यू रखोगे आप, है ना, t की वैल्यू अगर रखोगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा x रेज़ टू 10 अपॉन 2 टाइम्स x रेज़ टू पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर
plus C. This is the option. So we will take a break. So we discuss example 16. If 8fx plus 6f of 1 by x equal to x plus 5 and y equal to x square times fx, then dy by dx at x equal to -1 is with these options. सबसे पहले तो अगर हमको dy by dx अगर होना है तो मुझे fx कैलकुलेट करना पड़ेगा. fx इन टर्म्स ऑफ x. अगर fx अगर मिल गया मुझे तो y विल बी x स्क्वायर टाइम्स वो fx रहेगा और फिर dy by dx हम कैलकुलेट करेंगे and then dy by dx value at x equal to -1. See how is the procedure. 8fx plus 6 times f of 1 upon x equal to x plus 5 ये दिया है, राइट. तो एक तो बात पक्की होगी कि x कैनॉट बी जीरो एंड x इज ए रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर जो नॉन जीरो है उसी लिए ये इक्वेशन काम करता है, सही है. अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स आपको दिया है एंड दे आर आस्किंग यू dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1. तो सबसे पहले ये इक्वेशन ले लो. 8fx प्लस 6f ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5. ये कोई भी x वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, सिर्फ एक जीरो नहीं होना चाहिए. तो इसलिए अगर ये कोई भी नॉन जीरो x के लिए सेटिस्फाई होता तो आई विल रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स, क्योंकि अगर x नॉन जीरो है तो 1 अपॉन एक्स भी क्या होगा, एक्चुअली मीनिंगफुल होगा, क्योंकि x जीरो नहीं है तो मीनिंगफुल. तो रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स इन दिस इक्वेशन. तो ये क्या होगा, अगर x के जगह पे तो x के जगह पे 1 बाय एक्स अगर रखते हम तो ये होगा 8f ऑफ 1 बाय एक्स, है ना. तो 8f ऑफ 1 बाय एक्स ये होगा 6f ऑफ x होगा ये, क्योंकि 1 बाय एक्स के जगह पे x लिख रहे, इक्वल टू x के जगह पे 1 बाय 5 और x के जगह पे 1 बाय एक्स प्लस 5. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. ये इक्वेशन है 8fx प्लस 6f ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू x प्लस 5. x के जगह पे 1 बाय एक्स लिखो तो ये होगा 8f ऑफ 1 बाय एक्स. तो 8f ऑफ 1 बाय एक्स यहां लिखो, 6f ऑफ 1 बाय एक्स के नीचे प्लस 6 टाइम्स x के जगह पे 1 अपॉन एक्स लिख रहे तो 1 बाय एक्स के बदले में x होगा तो ये होगा 6fx. तो 6fx यहां लिखो 8fx के नीचे इक्वल टू x के बदले में 1 बाय एक्स प्लस 5. ये इक्वेशन 2 पकड़ो, ये गिवन इक्वेशन 1. अब मुझे fx चाहिए, देखो fx चाहिए तो मुझे एलिमिनेट क्या करना है, ये f ऑफ 1 बाय एक्स ये दो इक्वेशन से एलिमिनेट करना है. तो मैं ये इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई इसको करूंगा और मल्टीप्लाई और ये इक्वेशन को 6 से. तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 6. प्रॉपर सब्ट्रैक्शन कर दो और आपको फिर मिलेगा f ऑफ 1 बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा fx इज 1 बाय 28 टाइम्स 8x माइनस 6 बाय एक्स प्लस 18. तो ये तो y क्या होगा आपका, y है x स्क्वायर fx. तो ये होगा x स्क्वायर टाइम्स ये ऊपर वाला जो fx है ये हो गया. तो आपको y मिला इन टर्म्स ऑफ fx. तो dy बाई डी एस कैलकुलेट कर लो. dy बाई डी एस कैलकुलेट होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 24 बाय 28 एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाय 28 एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर बाय 28. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1. तो कैलकुलेट दिस dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1. मतलब इसके जगह पे -1 रखो, आपका आंसर आ जाएगा 19 बाय 14. नेक्स्ट एग्जाम्पल 17. If A, B, C, K are real constants and alpha, beta, gamma are real variables and A tan alpha plus B tan beta plus C tan gamma is equal to K, then the minimum value of tan square alpha plus tan square beta plus tan square gamma is with these options. Now this is based on the inequality. तो ये दिया है A, B, C, K जो कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा रियल वेरिएबल्स है. आपको दिया है A tan अल्फा प्लस B tan बीटा प्लस C tan गामा इज इक्वल टू K. देन मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा ये पूछा है. मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू, क्योंकि अगर ये एक तो वैल्यू से ग्रेटर होगा नहीं तो वो वैल्यू होगा. तो वो जो वैल्यू है उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा. नाउ यूज दिस इनइक्वालिटी. एक इनइक्वालिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कि सिग्मा ए आई बी आई होल स्क्वायर
पूरा ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर, ये अंदर है ए आई का स्क्वायर इंटू सिग्मा बी आई स्क्वायर। ये एक इनइक्वालिटी है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट देख लो, ये ए आई का मतलब क्या है? ए आई का मतलब है कॉन्स्टेंट्स ए बी सी, और ये जो बी आई का मतलब है ये टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं। तो अब यहां पे देखो, यहां क्या पूछ रहा है? एडिशन ऑफ ए आई बी आई, करस्पॉन्डिंग ए आई बी आई, एडिशन कर लो और उसका होल स्क्वायर कर लो। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए आई बी आई? क्या होगा? ए टैन अल्फा, ए आई बी आई मतलब ए टैन अल्फा, इसका होगा बी टैन बीटा, इसका होगा सी टैन गामा, उसका प्रोडक्ट लेके समेशन ना, ए आई बी आई होगा उसका समेशन। तो ये होगा ए आई मतलब ए का करस्पॉन्डिंग बी आई है टैन अल्फा, सिग्मा है इसलिए प्लस, ए आई की दूसरी वैल्यू बी आई की दूसरी वैल्यू टैन बीटा, प्लस सी टैन गामा, ऐसा होगा सिग्मा ए आई बी आई, उसका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर, यानी ए आई की जो वैल्यू है ना, इसके तीनों के भी स्क्वायर करके ऐड करो, यानी ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी आई स्क्वायर। ये बी आई जो है उसके तीनों के भी स्क्वायर कर लो और ऐड कर लो, यानी टैन स्क्वायर अल्फा प्लस टैन स्क्वायर बीटा प्लस टैन स्क्वायर गामा। तो ऐसा मिलेगा ए टैन अल्फा प्लस बी टैन बीटा प्लस सी टैन गामा होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स टैन स्क्वायर अल्फा प्लस टैन स्क्वायर बीटा प्लस टैन स्क्वायर गामा। अभी क्या दिया है? ये दिया आपको ए टैन अल्फा प्लस बी टैन बीटा प्लस सी टैन गामा 1 दिया है, सॉरी के दिया है। तो आप इसके जगह पे के की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा के स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू राइट साइड। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ बाजू को, तो यहां पे बचेगा टैन स्क्वायर अल्फा प्लस टैन स्क्वायर बीटा प्लस टैन स्क्वायर गामा ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू एक तो के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहती, या इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर रहती। तो ऑप्शन क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन 1। सो वी टेक ए ब्रेक। ओके, एग्जाम्पल 19 we will discuss. Integral 0 to infinity tan inverse x upon x times 1 plus x square dx is asked. So it is written here. What I do, put x is tan t. Therefore dx is sec square t dt. लिमिट चेंज कर लो, x इक्वल टू tan t है, ये x के लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, तो t के आएंगे 0 टू पाई बाई 2, तो ऐसा इंटीग्रल चेंज होगा। ये होगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 टी कॉस टी डी टी। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ऐसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद में आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। तो ये माइनस, अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी, ये वैल्यू आती है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये सॉल्व भी कर सकती है, याद रखो। तो ये आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। सही है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 20, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। सॉल्व करना है इसको, हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। तो एक्चुअली दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू, ये राइट साइड होगी माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ राइट साइड। राइट साइड में log x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करके आपको मिलेगा इंटीग्रल cos टी डी टी, और ये होता है माइनस साइन टी प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो यानी माइनस साइन log x प्लस सी। तो y इक्वल टू मिला आपको x टाइम्स माइनस साइन log इक्वल y इक्वल टू x टाइम्स माइनस साइन log x प्लस सी मिला। अब देखो y1 इक्वल टू 1 दिया है, मतलब इसका y1 इक्वल टू 1 मतलब क्या होता? जब x इक्वल टू 1 होता, x इक्वल टू 1 होता तो y इक्वल टू 1 होता, ये मतलब होता। इससे c इक्वल टू 1 वैल्यू होगा इस मिलेगी। तो c इक्वल टू 1 अगर रखते हो तो c की वैल्यू 1 रखोगे। तो आपको पूछा कि y e मतलब एक, अब c इक्वल टू 1 तो मिला, अब x इक्वल टू e रख दो तो होगा y e इक्वल टू e टाइम्स माइनस साइन 1 प्लस 1। दिस इज द आंसर। So thank you very much.